हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। देखिए, हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 6 से लेकर 10th तक 11th-12th भी हम क्वेश्चन करवाएंगे और इसमें जो है आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन एक ही क्लास में देखने को मिलेगा और एक-एक जो है क्लास के साथ हम साइंस होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी के क्वेश्चन जो है हम आपको करवाएंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के। ठीक है, आज से हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जल्द ही जो है यह सीरीज आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास 6 है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो बार-बार जो है आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन है पाली, अरबी, संस्कृत और प्राकृत। आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। प्राकृत भाषा जो है भारतीय आर्य भाषा का एक प्राचीन रूप है और इसके प्रयोग का समय जो है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 100 ईस्वी सन तक माना जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपका चौथा नंबर में है प्राकृत भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। ऋग्वेद की भाषा आप सब जान रहे हैं कि ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक संस्कृत में हुई है और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है और इसकी रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई है और ये आपसे आपसे पूछा जा रहा है कौन भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत भाषा है। यानी कि एक नंबर आपका इसका दूसरा का आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? कृषि का आरंभ जो है यहाँ पर ऑप्शन है कि 7500 ईस्वी पूर्व, 4700 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व और 2000 ईस्वी पूर्व। आप सब जान रहे हैं कि ये पहला ही चैप्टर में है कि 7500 ईस्वी पूर्व जो है कृषि का आरंभ माना जाता है। देखिए, नवपाषाण काल की अवधि जो है 7500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1710 वर्ष ईसा पूर्व तक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि नवपाषाण काल में 7500 ईसा पूर्व के आसपास जो है मध्य पूर्व जैसे कि इजराइल हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया, यहाँ पर जो है कृषि आरंभ हुई थी। तो इस प्रकार से उत्तर आपका हो जाएगा 7500 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? आप सब जान रहे हैं कि इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है और यह जो है यूनानियों के द्वारा दिया गया था। जो सिंधु नदी था वहाँ के जो लोग किनारे पे रहते थे उनको इंडस कहा जाता था, इसीलिए जो है इसका नाम इंडिया हो गया। तो ये एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? ये भी आपको पता होगा कि कनिष्क है, यहाँ पर ऑप्शन महात्मा बुद्ध है, कनिंघम है और ईसा मसीह। यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा उत्तर में कि ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है और जन्म के पहले, एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख और जबकि बीसी का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की तारीख। तो वर्तमान में आप जो देख रहे हैं गणना, ये ईसा मसीह के जो ईसा मसीह हैं, ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, उनके जन्म तिथि से की जाती है। तो ये एक नंबर यहाँ पर कनिष्क है, महात्मा बुद्ध है, कनिंघम है, तो यहाँ पर चौथा नंबर में ईसा है। तो जन्म जो वर्ष की गणना की जा रही है किसके जन्म के तिथि के? तो ये ईसा मसीह के। चलिए चौथा नंबर, पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतीत का जो अध्ययन करेगा वो इतिहासकार कहलाएगा। अतीत यानी कि एक इतिहासकार जो होता है वो क्या करता है? जो पहले के बारे में जो घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में वो जानता है, पढ़ता है, लिखता है, उसी को बोलते हैं इतिहासकार। तो ये हो जाएगा अतीत का जो अध्ययन करने वाला होता है उसको इतिहासकार कहते हैं। एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। देखिए, सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? बहुत बार ये क्वेश्चन बीपीएससी अभी तक पूछ चुका है। यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखेंगे ऑप्शन में तो तक्षशिला है, मगध है और कोंकण है। तो उत्तर आप सब जान रहे हैं कि मगध उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था और मगध का प्राचीन भारतीय साम्राज्य राज्य के पश्चिम क्षेत्र, जो पश्चिम मध्य का क्षेत्र था, पश्चिम मध्य का क्षेत्र जो अब क्या कहलाता है? उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य बिहार के नाम से जाना जा रहा है, वहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? मगध हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डैश की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। कब जो है कृषि का विकास जो विकसित होता है? नवपाषाण काल हो, प्राक पाषाण काल है या लौह युग है या कांस्य युग है? तो
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नवपाषाण काल में कृषि तब शुरू हुआ जब मनुष्यों के कुछ समूहों ने क्या किया? खानाबदोश, शिकारी और सामूहिक जीवन शैली को पूरी तरह से खेती शुरू करने के लिए छोड़ दिया गया। 10,000 ईस्वी पूर्व देखेंगे, 10,000 साल पहले जो है सुअर, भेड़, बकरी ये सब जो है लोग पालतू बनाया करते थे। ठीक है? तो ये नवपाषाण काल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है? और सबसे पहले कुत्ता पालतू बनाया गया, ये भी आप जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का जो रचना है वह मूल रूप से किस भाषा में हुआ है? तो देख सकते हैं कि पहले भी इसकी जो है क्वेश्चन के आंसर हमने किए हैं। तो यहाँ पर उत्तर ए हो जाएगा, संस्कृत इसकी जो है मूल भाषा है। ठीक है? रचना के मूल भाषा क्या हो जाएंगे? संस्कृत हो जाएगा। 200 वर्ष से आप अगर हम देखें तो 200 वर्ष से भी कम समय पहले इसकी रचना और छपाई के बाद इसे कई सदियों में लिखा गया था। ठीक है? और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और इसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ये भी आपको हमने अभी तुरंत बताया है। ठीक है? चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल डैश था। सबसे पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में कौन था जिसको खोजा गया? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है मोहनजोदड़ो, सिंध और हड़प्पा। तो उत्तर में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले किसको खोजा गया? तो सबसे पहले खोजा गया है आपको हड़प्पा को। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे जो है पहला शहर कौन था? हड़प्पा था। और पहले स्थल के रूप में हड़प्पा की खुदाई के बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खुदाई जो है 1921 ईस्वी में दयाराम सैनी के द्वारा की जाती है। और यह जो है रावी तट पर स्थित है। ये कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह जो है अभी तत्काल में पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन से आपको 4-5 क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, जैसे कि इसकी खुदाई कौन करने वाले? दयाराम साहनी। कब हुआ? तो 1921 में हुआ। कहाँ पर, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। और अभी तत्काल में कहाँ है? कौन से जिले में है? साहिवाल जिले में है। और ये कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इससे 10 नंबर से 5-7 क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? ठीक है? इसके क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन है हल्लूर, मेहरगढ़ और प्रेमपल्ली और दाऊजली। तो इसका उत्तर हम देखेंगे तो इसका मेहरगढ़ इसका उत्तर हो जाएगा। वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष जो है नवपाषाण स्थल कहाँ पाए जा रहे हैं? तो यह मेहरगढ़ में पाए जा रहे हैं। मेहरगढ़ जो कि 6500 ईस्वी से 5500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नवपाषाण स्थलों में से एक है। ठीक है? और यह जो है पूर्व हड़प्पा काल के दौरान शुरू हुआ था। चलिए आगे हम चलेंगे। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से होती है? यहाँ पर ईस्वीसन है, तो यहाँ पर आपको बताना है पशुओं को पालतू बनाने का शुरुआत जो है कब होता है। 12,000 साल पहले है, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं आपका उत्तर है। तो आप सब जान रहे हैं कि 8,000 साल पहले जो है इसकी शुरुआत होती है। और कुत्तों को जो है पूर्वी एशिया में लगभग देखेंगे तो 15,000 वर्ष पूर्व पालतू बनाया गया था। और बकरियां तथा भेड़ जो थी वो लगभग 8,000 ईसा पूर्व एशिया में पालतू बनाया गया था। कहाँ? तो एशिया में पालतू बनाया गया था 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक है? पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत जो है 8,000 साल पहले होती है। यहाँ पर 15,000 साल नहीं है, इसलिए उत्तर में देखेंगे तो 8,000 साल हो जाएगा। और सुअर जो है 8,000 वर्ष पूर्व पहले मध्य एशिया व चीन में पालतू बनाया गया था। देखेंगे यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन तो है कि पूरा पाषाण काल का समय जो है कितने वर्ष पूर्व है? तो ऑप्शन है 20 लाख से 12,000 वर्ष, और 20 लाख से 4,700 वर्ष, और 15 लाख से 12,000 वर्ष, और 10 लाख से 12,000 वर्ष। यहाँ पर उत्तर में देखेंगे तो हो जाएगा 20 लाख से 12,000 वर्ष। ठीक है? पूरा पाषाण काल का समय जो है कितने वर्ष पूर्व है? तो 20 लाख से 12,000 वर्ष माना जाता है। उसको आप 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है निम्न, एक मध्य और एक उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है? और यही जो है सबसे लंबी अवधि 99% भाग को कवर कर लेता है। ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव इतिहास की
लगभग 99% जो है कहानी किस काल में घटित होती है? तो आप अभी तुरंत पढ़े हैं कि यह कहानी जो है पुरापाषाण काल में घटित होती है। तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा पुरापाषाण काल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है कि इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। दूसरा है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तीसरा है इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 1 2 है, 2 3 है, 1 है, केवल 1 है। तो उत्तर में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर केवल 1 हो जाएगा, यानी कि इस अवधि के दौरान जो है पत्थर और औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, यानी कि मध्य प्रस्तर काल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर केवल 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है औजार पॉलिश किए गए थे। दूसरा है ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है, केवल 1 है, केवल 2 है, 1 2 है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। देखिए कई स्थलों पर जो है पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई औजार पहले पुरापाषाण कालीन औजारों से भिन्न भी था, इसलिए जो है इन्हें नवपाषाण कालीन भी कहा जाता है। और इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिसमें कि ठीक से काटने के लिए, धार देने के लिए, अनाज को पीसने के लिए ये सब जो है उपयोग किया जाता था। अभी भी आप देखते हैं कि ओखल मुसल का प्रयोग लोग करते हैं। और उखरी, जिसको भी गांव देहात में उखरी बोलते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पर्वत कौन जो है वो अलग करता है, यह आपको बताने हैं। तो देखेंगे ऑप्शन में है कि हिमालय पर्वत है, दूसरा है विंध्य पर्वत है, और तीसरा है पूर्वी घाट, और चौथा है पश्चिमी घाट। तो विंध्य पर्वत जिसको बोलते हैं, तो ये जो है अलग करता है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करने वाली जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत के नाम से जानी जाती है। विंध्य जो है पश्चिम मध्य भारत में पर्वत श्रृंखलाओं, जैसे पहाड़ी श्रृंखलाओं, ऊंची पहाड़ियों और पठार के विस्तार का एक जटिल और बंद श्रृंखला है। ठीक है, वे उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करता है। ये उत्तर का भाग हो गया, तो ये दक्षिण का भाग हो गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? कोल्डिहवा है, ब्रह्मगिरी है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोल्डिहवा से प्राचीन प्रमाण इसका चावल का मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? किस प्रकार का बर्तन मिला है? यहाँ पर है लोहा का, मिट्टी का, कांच का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका मिट्टी का प्रमाण मिलता है। लेकिन नवपाषाण युग में खाना जो बनता था, खाना पकाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन, वो हाथ से बने होते थे, जो मिट्टी के हुआ करते थे। ठीक है, और जो भी काम पहले हुआ करता था, चाहे वो अनाज जमा करने के लिए हो या खाना बनाने के लिए हो, अनेक जो बर्तन के निर्माण होते थे वो मिट्टी के ही किए जाते थे। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। आपको सुराही भी मिलते, पानी अभी जो पी रहे हैं वो जो आप देख रहे हैं वो क्या है? मिट्टी से बने हुए हैं। पहले भी मिट्टी के उपयोग होते थे, मिट्टी के ही उपयोग किए जाते थे बर्तन के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? बुर्ज होम में जो है किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं? पहला ऑप्शन है पक्की ईंटों के, बांस के, जमीन के नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जमीन के नीचे जो है बुर्ज होम में निवास के स्थान मिलते हैं। देखिए जब जमीन को खोदा गया तो गर्तवास मिलता है, गड्ढे वाले जो घर होते हैं उसको गर्तवास बोलते हैं। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल पर पाए जाते हैं। बहुत ही जगहों जो कि
पुराना जगह है वहाँ पर पाया जाता है। और खास करके आप देखेंगे कि बुर्ज होम जो है नवपाषाण स्थल भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो कि अभी जम्मू और कश्मीर है के श्रीनगर जिले में कश्मीर घाटी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। यह अभी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बुर्ज होम जमीन के नीचे, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं? कपास की खेती के प्रमाण जो है मेहरगढ़ में कितने वर्ष पूर्व मिला है वो पूछ रहा है। यह 7,000 वर्ष पूर्व, 6,000 वर्ष पूर्व, 5,000 वर्ष पूर्व, 7,700 वर्ष पूर्व। तो उत्तर हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा 7,000 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पर मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में कपास का पहला जो है प्रमाण मेहरगढ़ में ही मिलता है और फसल उत्पादन का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ में ही मिलता है, जिसमें कि जौ और गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं। जौ और गेहूं के खेती के प्रमाण तो 7,000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है कि पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शवों को क्या कहा जाता है? तो इसको आप क्या कहते हैं? जो पिरामिड में दफनाकर रखा जाता था उसको क्या कहते थे? तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन में? माँ है, मम्मी है, सब गिरी है और ताबूत है। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मम्मी। यहाँ पर मम्मी कहा जाता था। देखिए मिस्र में पिरामिड वहाँ के तत्कालिक पैरों मतलब कि सम्राट के गणों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल थे जिसमें राजाओं के शव को दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और इन जो है इन शवों को मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मम्मी कहा जाता था। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि घर सामान्य रूप से एक मंजिली होते थे। दूसरा, इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियां थी। और इसमें आपको चुनना है कि कौन सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर में देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा केवल दो, क्योंकि इसमें जो नालियां होती थी वह शहरों में वह ढकी हुआ करती थी। ठीक है, और आंगन के चारों ओर बने कमरों के जो साथ मकान होते थे एक या दो मंजिले ऊंचा होता था, ना कि एक मंजिले। ठीक है, और अधिकतर घरों में एक अलग स्नान का क्षेत्र होता था और कुछ में पानी की आपूर्ति के लिए कुएं भी हुआ करती थी। और जो शहर की नालियां हुआ करती थी वह क्या थी? सड़क के किनारे छोटी छोटी नालियों से जुड़ा हुआ करती थी और सभी जो है ढके हुए रहते थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर जो होगा वह केवल दूसरा जो है वह सही हो जाएगा। मंजिल आपसे पूछ रहा है एक मंजिली नहीं बल्कि एक से दूसरी मंजिल, मतलब कि 2-3 मंजिल हुआ करती थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तांबा जो है ईरान से, टीन ओमान से, सोना कर्नाटक से। इसमें विकल्प आपको चुनना है कि कौन सही है। इसमें तांबा जैसे देखिए ईरान, टीन ओमान, सोना कर्नाटक। एक इसमें देखिए केवल एक है, केवल दो, केवल एक, दो, केवल दो, तीन, केवल तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही कौन सा है यह आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केवल 3। सोना जो है कर्नाटक। अभी भी आप पुष्पा फिल्म देखे, बहुत सारे केजीएफ फिल्म देखे। पुष्पा में तो चंदन की लकड़ी का है वर्णन, लेकिन मतलब फिल्म दिखाया गया है। और केजीएफ में आप सोना के बारे में देखे होंगे फिल्म में। देखिए वर्तमान में हड़प्पा वासी संभवतः वर्तमान जो राजस्थान है और यहाँ तक कि पश्चिम एशिया में ओमान से भी तांबा प्राप्त करते थे। कहाँ से तांबा प्राप्त करते थे? पश्चिम एशिया में ओमान से प्राप्त किया जाता था। और टीन जो कांस्य का उत्पादन करने के लिए तांबे का के साथ मिलाया जाता था, उसे वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान से मंगवाया जाता था। टीन कहाँ से? ईरान और अफगानिस्तान से। और सोना जो कह रहा है सोना वो जो है आज के समय मौजूद कर्नाटक से वर्तमान गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर प्राप्त किया जाता था। तो उत्तर में आप यहाँ पर सोना हो जाएगा वो कर्नाटक उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? प्रारंभिक जो औजार हुआ करते थे वह किस चीज से बने होते थे? पहले के औजार
जो होते थे वो किस चीज़ के बने होते थे? लोहा, पत्थर, तांबा और कांसा। 4 यहाँ पर उत्तर में आपको ढूँढने हैं ऑप्शन से। एक उत्तर सही होगा और इसमें उत्तर जो सही होगा वो क्या हो जाएगा? वो पत्थर के औजार होते थे। आप क्लास 6 में पढ़े होंगे तो पत्थर के अनेकों प्रकार के किसी मांस काटने के लिए और शिकार करने के लिए अनेक-अनेक प्रकार के जो है पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ठीक है? पहले जो औजार हुआ करते थे, किसके हुआ करते थे? तो पत्थर के हुआ करते थे, ठीक है? जानवर को मारने के लिए, चीरने के लिए, फाड़ने के लिए और अपने जो मतलब हथियार के रूप में जो है अनेकों प्रकार के धारदार हथियार औजार जो है बनाए जाते थे वो पत्थर के होते थे। अगला क्वेश्चन है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? पहले भी आपने पढ़ा कि पाषाण काल को आप कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में बांटते हैं। देखिए पाषाण काल जो होता है, पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। आप देखेंगे तो पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना, ये सब हुआ करते थे और इसको 3 भाग में बाँटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के नाम से इसको आप जानते हैं। और इतिहास के आरंभ में जो जैसे कि 25 लाख जो है वर्ष साल पूर्व से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ यह काल है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर मतलब कि 3 इसका जो है भाग हो जाएगा, 3 भागों में पाषाण काल को आप बाँटते हैं, जैसे कि कौन-कौन से भाग हो गए? तो ये हो जाएगा आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका जो है किस राज्य में स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, भीमबेटका कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। यह कहाँ पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है और पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल भी ये है और यह जो है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शिलान्यासों मतलब कि गुफाओं के लिए भी प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पुराना वेद। आपको पहले भी हमने बताया कि ये क्वेश्चन जो है बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछ देगा कि सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो सबसे पुराना वेद यहाँ से पूछ लिया है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। इनमें सबसे पुराना वेद कौन है? तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है, ठीक है? 4 वेद में ऋग्वेद सबसे पुराने वेद हैं और 3500 वर्ष पूर्व इसकी जो है रचना होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थना है उनको क्या कहते हैं? दोहा कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, सूक्त कहते हैं या छंद कहते हैं। तो इसको आप सूक्त के नाम से जानते हैं। कहते हैं सूक्त के नाम से। ऋग्वेद में जो उल्लिखित प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। इसमें कितना सूक्त है? तो 1028 सूक्त हैं और यह जो है और यह मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह है। कितना पुस्तक? तो 10। किस नाम से? तो मंडल नामक पुस्तक जो है 10 पुस्तकों का संग्रह है और इसमें जो है 1028 सूक्त हैं। आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में किस जो है ऋ ऋषि के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया। जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपने देखे वो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में से हैं। जो नहीं है वो आपको हम बता रहे हैं। जो क्वेश्चन के रूप में नहीं है वो डिटेल में एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके जो क्वेश्चन आसपास के होते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अब पूछ रहा है कि सतलुज और ब्यास के जो नदी हैं उनके वार्तालाप का वर्णन जो है किस जो है ऋषि से होता है तो वो कौन से ऋषि हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो विश्वामित्र जो थे उनसे वार्तालाप होती है, विश्वामित्र। देखिए ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है और 2 नदियाँ ब्यास और सतलुज को देवी के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद के कुछ जो है स्रोत संवाद के रूप में है और यह एक ऐसे स्रोत का जो है हिस्सा है। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और 2 नदियाँ ब्यास और सतलुज के बीच का एक संवाद है। देवी के रूप में इनको पूजा जाता है, ये भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? चरक दर्शन है, चरक संहिता है, चरकोक है, इनमें से कोई नहीं है। चरक के बारे में आप जानते हैं कि चरक जो है आयुर्वेदाचार्य थे और यह जो है चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना किए थे। यहाँ पर दूसरा नंबर में ऑप्शन में है तो उत्तर ये हो जाएगा दूसरा चरक संहिता और यह जो भाषा कौन थी तो यह संस्कृत की भाषा थी, ठीक है? संस्कृत
भाषा थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। चरक के द्वारा जो है कितनी हड्डियों का वर्णन किया गया है, 206, 360, 500 और 600। तो 360 हड्डियों का वर्णन जो है चरक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मानव शरीर जन्म के समय जो है 270 हड्डियों से बना होता है, ये भी आप जान रहे हैं। और चरक के द्वारा जो कहा गया है, जैसे कि चरक ने मानव शरीर को शारीरिक रचना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मानव शरीर में दांत सहित कितना, तो दांत सहित जो 360 हड्डी जो है मौजूद है। तो 360 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। इसमें आपको सही उत्तर चुनना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। यहाँ पर उत्तर आपको ढूंढने हैं। चलिए यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा क्या, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा क्या, तो ऋग्वेदिक काल के दौरान जो है आप देखेंगे कार्य संपादन के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला होता है पुरोहित, और जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था। और दूसरा वर्ग होता था राजा का। ठीक है, और इन राजाओं के पास ना तो राजधानी नगर थे, ना महल और सेनाएं थी। ठीक है, न और ना ही वे कर एकत्र करते थे। कौन, राजा जो है, ना उनकी राजधानी थी, ना महल, ना सेनाएं, ना ही वो कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से जो है राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। ये ऋग्वेदिक काल में है। तो इसलिए उत्तर जो है क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ऋग्वेदिक काल की चर्चाओं में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चरक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी रचना जो है प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। दूसरा है कि वह बताते हैं कि मानव शरीर जो है 360 हड्डियों से बना है। इसके बारे में अभी तो आपने पढ़ा कि चरक के द्वारा जो है कहा गया कि मतलब दांत की हड्डियों को लगाकर 360 हड्डियां बताई गई। एक और दो दोनों जो है यहाँ पर सही हैं। उपयुक्त में से एक और दो दोनों क्या हैं, सही उत्तर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया। ये भी क्वेश्चन आप बार बार पढ़ते हैं और उत्तर आपको मिलता है एक ही, वो है कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले मानव ने क्या किया, तो पालतू बनाया था। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जो है बनाया था, और मध्यपाषाण काल में इसको बनाया गया था पालतू। ठीक है, मध्यपाषाण काल की खोज जो है 1867 ईस्वी में काल लाइन ने विंध्य के क्षेत्र में किया था, विंध्य क्षेत्र में की थी। और इसे माइक्रोलिथिक यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण के नाम से भी जाना, काल के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कुत्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा कि प्राचीन साक्ष्य गेहूं का कहाँ प्राप्त होता है, मेहरगढ़, हलोर, चिरांद और जो है पल्ली। तो यहाँ पर उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में फसल की शुरुआती प्रमाण जो है आपको मिलते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में। और मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत ये भी माना जाता है। ठीक है, तो यह हो जाएगा एक नंबर इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ जो है कहाँ पर है, तो यह अभी तो आपने पढ़ा, यह पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, तो वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ पर गेहूं के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था, आप सब जान रहे हैं कि अगर युद्ध हो रहा है, अगर युद्ध हो रहा है तो राजा का सहचर कौन होगा, तो राजा का सहचर होगा सारथी। सेनापति, महामंत्री, सारथी और पुरोहित। तो जो साथ रहता था वो राजा का सहचर होता था, जो सारथी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, महाजनपदों का उदय कब हुआ था। महाजनपद का उदय कब होता है, यहाँ पर ऑप्शन है लगभग 2000 साल पहले, 700 से 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 3500 साल पहले। यहाँ पर उत्तर देखेंगे
तो उत्तर हो जाएगा आपको 700 से 600 ईस्वी पूर्व। महाजनपद काल का जो है तात्पर्य क्या होता है कि बड़े जनपदों में से जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद राजनीतिक इकाइयां होती थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार देश के प्रमुख राजनीतिक केंद्र बन गए थे और इसमें 16 महाजनपद होते हैं, ये भी आप जान रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। मगध की प्रारंभिक जो राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र थी, दिल्ली थी, प्रयाग थी या राजगृह थी। तो यह उत्तर हो जाएगा राजगिरी। जो प्रारंभिक राजधानी मगध का हुआ करता था वह राजगिरी हुआ करता था, उसके बाद पाटलिपुत्र आता है। यहाँ पर देखेंगे तो मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या है, राजगीर है या राजगिरी के नाम से भी इसको जानते हैं। बिंबिसार का एक पुत्र हुआ अजातशत्रु, राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और मगध बिहार में एक प्राचीन भारतीय राज्य था। मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य मगध में उत्पन्न हुए, ये भी आप जानते हैं। चलिए चौथा नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है अजातशत्रु कहाँ का शासक था। अभी तक आपने पढ़ा अजातशत्रु कहाँ का था, तो मगध का यह शासक हुआ करता था। अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था और इसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह पिता की मृत्यु जो है खुद करता है, उसके बाद जो है यह गद्दी पर आसीन होता है। ठीक है, और इस प्रकार जो है अजातशत्रु मगध साम्राज्य का राजा बनता है। उसे अंग, लक्ष्मी, वज्जी, कौशल तथा काशी जनपदों को अपने राज्यों में मिलाकर एक विस्तृत राज्य की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो बिंबिसार के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है। हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व इनका काल रहता है। अजातशत्रु इनके पुत्र होते हैं। नया जो नगर यह बसाते हैं, निर्माण करते हैं राजगिरी के नाम से और गौतम बुद्ध के समकालीन यह होते हैं। ये सब बातें इनके बारे में जानना है बिंबिसार के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन की बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। एकदम सही बात है, महिला और शूद्र जो होते थे उनको वेदों का अध्ययन नहीं करने का अनुमति था। दूसरा है कि वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर तय की जाती थी, ये भी सही है। तो उत्तर जो है देखेंगे तो एक और दो जो है दोनों सही हैं। ब्राह्मण जो जिसको पुरोहित के नाम से भी जानते थे, उन्होंने 4 वर्णों में इसको बांटा। पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण का, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा था वो वैश्य या विश्व के नाम से जानते हैं, चौथा और अंतिम जो था वो था शूद्र का। और महिलाओं को जो है शूद्रों के स्थान पर ही रखा गया था और ये भी कहा गया था कि यदि ब्राह्मण का पुत्र जो है ब्राह्मण होगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्राह्मण का अगर पुत्र जो होगा वो ब्राह्मण ही होगा। तो ये हो जाएगा जन्म के उदाहरण के साथ। ठीक है, वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर तय किया गया कि जो ब्राह्मण हैं उनके पुत्र ब्राह्मण हुए। ठीक है, उनके पुत्र ब्राह्मण हुए। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होगा, वैश्य है तो वैश्य का पुत्र वैश्य होगा। इस प्रकार का जो है आधार तय किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले। बहुत बार क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है। यह गुजरात में है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर है और कहाँ पर है, ये भी पूछे गए हैं। तो उत्तर में देखेंगे लोथर है, रापेर है, कालीबंगा है और धौलावीरा है। उत्तर लोथर हो जाएगा। लोथर कहाँ पर है, तो यह आपको साबरमती के नदी के एक सहायक नदी है। आप जानते होंगे कि भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है गुजरात में। गुजरात लोथर शहर जो है गुजरात के पुरातात्विक अवशेष खंभात की खाड़ी में साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी है, उसके किनारे यह स्थित है। ठीक है, और लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर भी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लोथल हो जाएगा। और कहाँ पर है, ये गुजरात में है। नदी कहेगा तो भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो ये पहले भी आपको हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में होती है दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस नदी के, तो रावी नदी के किनारे
आपको ये याद रखना है। अभी कहाँ पर है, तो पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विशाल स्नानाघर जो है किस नगर से प्राप्त हुए हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। और यहाँ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किनके द्वारा और कब की गई, तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज होती है और राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसका खोज किया जाता है। राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिद्धार्थ, अशोक और अजातशत्रु। देखिए क्वेश्चन में आप कुछ भी आराम से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ को आप गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। जन्म का नाम उनका सिद्धार्थ था, ठीक है। 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म होता है और यह शाक्य वंश के थे, ठीक है। और गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे में अपना ज्ञान की प्राप्ति किया था, ये भी आपको पता होगा। उत्तर यहाँ पर सिद्धार्थ हो जाएगा, दूसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में सबसे पहले अपना पहला उपदेश देते हैं। देखिए गौतम बुद्ध लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद जो है बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे में जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और बनारस, पहला उपदेश जो है बनारस, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है। शहर के पास सारनाथ गांव है, वहां पर जाकर वह पहला उपदेश देते हैं। उत्तर यहाँ पर एक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला महान विद्वान कौन, तो संस्कृत जो भाषा है व्याकरण की रचना करने वाले पाणिनि के नाम से इनको जानते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण दाता हुए। इनके व्याकरण का नाम क्या है, अष्टाध्यायी है, बार बार पूछा भी जाता है, जिनमें 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किनकी लेखनी है, तो यह पाणिनि के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी। जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे तो यह वल्लभी में लिखी गई थी, एक नंबर इसका उत्तर होगा। देखिए जैन धर्म में जो है जैन धार्मिक ग्रंथ अर्थात 12 अंक का पहला संकलन जो है श्वेतांबरों द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में वल्लभी में आयोजित, और दूसरा जो है दूसरी जैन परिषद में हुआ था। यह आयोजित जो है दूसरी जैन परिषद में हुआ था। और वल्लभीपुर जिले, केवल वल्लभी भी इसको आप कह सकते हैं, वल्लभीपुर जिला भी कहते हैं और इसको वल्लभी भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के भावनगर जिले का एक ऐतिहासिक यह नगर है वल्लभी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था। जैन धर्म का जो है क्या था, मुख्य महाव्रत, ये था ब्रह्मचर्य, जो कि भगवान महावीर के द्वारा यह दिया गया था। पहले 4 थे महाव्रत, जो कि अहिंसा, सत्य और अस्तेय और अपरिग्रह था। जो कि 5वां जोड़ा गया इसमें वो था ब्रह्मचर्य का। तो यह महावीर के द्वारा दिया गया था, चौथा नंबर इसमें सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाणिनि के संबंध में आपको यहाँ पर कथन पे विचार करना है कि पहला है कि उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। नीचे दिए गए आपको सही विकल्प चुनने हैं, कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि पाणिनि के द्वारा एक और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं। देखिए सबसे प्रसिद्ध व्याकरण विदों में एक पाणिनि होते हैं, जिन्होंने संस्कृत के लिए एक व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की, और फिर इनका जो है उपयोग बीजगणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह जो है सूत्र बनाने में किया। और इनका उपयोग भाषा के नियमों को छोटे सूत्रों, जिसमें कि लगभग 3000 में लिखने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको एक और दो दोनों, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख सूत्र पिटक में किया गया था। दूसरा है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। नीचे दिए गए आपको बताने हैं कि कोड में 1, 2, 1
दो है, एक दो है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो उत्तर देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों। आपने पहले भी पढ़ा कि महावीर और बुद्ध दोनों ने ही यह महसूस किया कि जो लोग अपने घर का त्याग कर देते हैं वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उनके लिए संघ में एक साथ रहने की व्यवस्था की थी, जो अपने घरों का त्याग कर दिया था, ठीक है। और बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक एक पुस्तक में लिखा गया था। इसमें हमें पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शाखाएं थी। सभी पुरुष संघ में शामिल हो सकते थे, हालांकि बच्चों को अपने माता पिता और दासों को अपने स्वामियों की अनुमति लेनी पड़ती थी। राजा के लिए जो है काम करने वालों को राजा और लेनदारों को देनदारों की अनुमति लेनी पड़ती थी। महिलाओं को जो है अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती थी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं थी। तो एक दो इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो अभी आपने पहले भी पढ़ा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद के नाम से इसको आप जानते हैं। दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। पुरुष सूक्त जो है यह किस वेद में है। देखिए पुरुष सूक्त भी ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य में होती है, जिसे जब प्रथम विधान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि इमाम गांव किस राज्य में स्थित है। इमाम गांव कहाँ पर है, तो इमाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा नंबर इसमें ऑप्शन में दिख रहा है। यह जो है पुणे जिले में स्थित है, यह भी याद रखना है। और यह स्थल होड़ नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पाए जाने वाले अधिकांश मिट्टी के बर्तन मालवा संस्कृत अर्थात ब्लैक पेटेंट रेडवेयर से मेल खाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया था। तो यह कलिंग का युद्ध था। 261 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था। उन्होंने देखा बहुत सारे लाखों सैनिकों की यहाँ पर हत्या हो गई थी, मतलब कि बहुत ही विनाश स्थिति इन्होंने देखा। और युद्ध के बाद जो है उन्होंने हिंसा त्याग दिया और बुद्ध की शिक्षा ली और अहिंसा को अपनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य होता है। नंद वंश के शासक अंतिम शासक धनानंद को उन्होंने पराजित किया और यहाँ पर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी पूर्व में उन्होंने स्थापित कर दी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के राजा बनने के बाद जो है बाद कितने वर्ष बाद है, कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ था। मतलब अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध होता है, तो यह 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध होते हैं अशोक के राजा बनने के बाद। देखिए अशोक के 13वें अभिलेख में लिखा गया है कि राजाभिषेक होने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग युद्ध होता है। 10वें साल बाद जो है वह गया जाते हैं, आपको पता होगा बिहार में। और यह क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा इस बार भी पूछा गया है। और अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में। अशोक के शिलालेख में प्रमुख शिलालेख जो है लघु शिलालेख है और स्तंभ शिलालेख शामिल है, ठीक है। प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ शिलालेख है। सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली जो लिपि थी वह ब्राह्मणी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे। तो अभी तो आपने पढ़ा अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे, तो यह प्राकृत भाषा में थे। तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग का आधुनिक नाम क्या है। तो कलिंग का नाम अभी जानते हैं कि कलिंग का आधुनिक जो है नाम है वह ओडिशा के नाम से जानते हैं। कलिंग के नाम से प्रसिद्ध ओडिशा, जो कि अभी ओडिशा के नाम से ही आप जानते हैं। पहले यह नंदवंश के शासक महापद्म नंद के साम्राज्य का एक अंग भी हुआ करता था, ठीक है। तो ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पर है कि तक्षशिला, पहला है कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। दूसरा है उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। नीचे दिए गए में आपको सही चुनना है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं यहाँ पर सही हैं। आपको एक और दो दोनों सही हैं, तीसरा सही हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य में अनेक नगर थे, जिसमें कि पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन भी था। तक्षशिला जो है मध्य
एशिया सहित उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था, जबकि उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। और इन शहरों में संभवतः देखेंगे व्यापारी, अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। कहाँ पर से महाजनपद का विवरण आप प्राप्त करते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। महाजनपद का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद से, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से, त्रि चित्रित घूसर से और ब्राह्मण ग्रंथ से। तो यह जो है इसका उत्तर हो जाएगा आपको बौद्ध और जैन ग्रंथ से। बौद्ध और जैन ग्रंथ से जो है प्रारंभिक महाजनपदों के 16 राज्यों का विवरण आपको मिलता है। और इन राज्यों में देखेंगे जो इन ग्रंथों में जैसे कि बज्जी हो गया, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम अवसर जो है मिलते हैं आपको। और इसमें ज्ञात होता है कि महाजनपद जो होते थे महत्वपूर्ण महाजनपदों के रूप में जाने जाते थे। जानते हैं जन जन मतलब होता है आदमी, जो आप सब हैं, जो धीरे धीरे बड़े बड़े शहर हुआ करते थे वह महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। तो ये जो है बौद्ध और जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। जैसे मगध हो गया, वज्जी हो गया, अवंती हो गया, गंधार हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, ये सब सारे के सारे क्या थे? महाजनपद थे। 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। अगला है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो ये तो सब आप जान रहे हैं कि अंग जो है महाजनपद बिहार में स्थित है। अंग कहाँ पर है? बिहार में है। ये क्षेत्र अंग जो दिख रहा है, अंग अभी आपको भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में मिलता है। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो महान साम्राज्य, महान साम्राज्य है। और वह बौद्ध धर्म के उदय से पहले भारत के उत्तर पश्चिम भागों में फले फूले थे। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन अगला है कि मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी? तो यह पाटलिपुत्र थी। ठीक है। और यह बिंबिसार का पुत्र था। हर्यक वंश आपको याद रखना है, इसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने राजगिरी से जो है पाटलिपुत्र राजधानी कर दिया था। इसका पुत्र उदयीन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है? तो जरासंध है, ब्रह्मदत्त है, पलक है और महासेन है। देखिए यहाँ पर जरासंध को मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है महाभारत और पुराणों में एक शक्तिशाली राजा के रूप में भी किया गया है, जिन्होंने मगध साम्राज्य यानी कि मगध राज्य का विस्तार किया। इसे प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक माना जाता है। और जरासंध जो है मगध के बृहदर्थ वंश का संस्थापक बृहदत्त का पुत्र था। ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर 1 हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? यह आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म अभी तो आपने पढ़ा 500 जो है 63 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि अभी कहाँ पर है? नेपाल कपिलवस्तु में होता है। ठीक है। और 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में, उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व में। और इनका जन्म जो है लुम्बिनी में पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर में होता है। और ये भी आपको याद रखना है, इनका जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? जो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव के नाम से इनको आप जानते हैं, ऋषभ देव होते हैं। जैन धर्म में जो है अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें, और महावीर जो होते हैं वह 24वें तीर्थंकर हुआ करते थे। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका दूसरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया? तो महावीर के द्वारा जो है बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी नामक स्थान है, वहीं पर 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में वह निर्वाण प्राप्त करते हैं, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं 468 ईस्वी पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ? तो यह भी आपको पहले भी हमने बताया, सारनाथ में पहला उपदेश ये देते हैं। ठीक है। कहाँ पर? सारनाथ में। कहाँ पर है? तो वाराणसी। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो सम्राट अशोक जो है वह मगध का शासक हुआ करता था। 300
ईस्वी पूर्व से 304 ईस्वी पूर्व कहिए 304 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट अशोक सम्राट हुए। और अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था। यानी इनका नाम और भी कुछ कई जगहों पर कुछ और लिखा जाता है, जैसे कि राजा प्रियदर्शी देवताओं का नाम इसी प्रकार से भी आपको इनको देखने को मिलता है। राजा प्रियदर्शी के नाम से भी इनको आप जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक को जो है अशोक का मन दुख से भर गया था। मतलब किस युद्ध को जीतने के बाद जो है सम्राट अशोक का मन दुख से भरा था, तो वो था कलिंग का युद्ध। दूसरा नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप, हेनरी और जेम्स मिल या मैथम थे। तो यहाँ पर उत्तर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त था और 1837 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। और इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। छोटा और जो स्वतंत्र किसान होता था उसको क्या कहते थे, भोजक, ग्राम भोजक, सैनिक, गृहपति या बेल्लार। इसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। तमिल क्षेत्रों में जो है बड़े जमींदारों को बिल्लार के नाम से जाना जाता था। साधारण हल चलाने वाले को उछावर के रूप में जाना जाता था और भूमिहीन मजदूरों को, जिनमें दास भी शामिल थे, उसको जो है क्या कहते थे, उसको जो है कदे सियार या और जो है अधिमई के रूप में जानते थे। जो दास हुआ करते थे अधिमई या कदेशियार के नाम से जानते थे। और देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। और इस काल में अन्य स्वतंत्र किसान थे जिन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था, जिसमें अधिकांश जो किसान होते थे वो छोटे जमींदार हुआ करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसके द्वारा करवाया जाता है। सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदमन, स्कंदगुप्त या अशोक महान के द्वारा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सुदर्शन झील जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है और इस झील का निर्माण जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। और रुद्रदमन जो जानते हैं वो इसका क्या करवाता है, तो इसका ठीक ठीक ठाक जो है रह सके और पुनः निर्माण करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संगम कालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। संगम कालीन व्यापारिक नगर जो है इसमें कौन नहीं है, ये बताना है। पुहार है, उरे यूर है, टोंडी है और कन्याकुमारी है। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। देखेंगे तो ग्रीक अभिलेखों में केरल के प्राचीन बंदरगाह शहरों के रूप में वेक्कराय, नीलकंठ, नेत्रावती का उल्लेख मिलता है। और केरल के दक्षिण में पत्तर और पुली मतलब कि तुलवा के आसपास जो क्षेत्र है उसमें संगम काल के बंदरगाह थे। और कावेरी पट्टिनम टोलेमी को खबेरीस यानी कि साहित्य का फुहार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक था। तो प्रसिद्ध यूनानी का शासक कौन हुआ करता था, तो ये था मिनांडर जो प्रसिद्ध क्या था, तो यह यूनानी शासक था। यहाँ पर तीसरा नंबर सही हो जाएगा 76 नंबर क्वेश्चन का। मिनांडर जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहला प्रथम यहाँ पर इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम को सबसे महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है। और इंडो ग्रीक राजाओं ने भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर शासन किया था। और मिनांडर को उनके सिक्कों के लिए याद किया जाता है और उसके सिक्के अन्य सभी इंडो ग्रीक शासकों में सबसे अच्छे थे। ठीक है, तो ये मिनांडर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कनिष्क की राजधानी कहाँ पर, तो कनिष्क की
राजधानी जो है वह पेशावर हुआ करती थी, पेशावर। देखिए कुषाण राजवंश में कनिष्क एक बहुत अच्छा शासक था। उनका राज्य जो है उज्बेकिस्तान से तजाकिस्तान, कश्मीर से मथुरा तक शुरू हुआ था, ठीक है। उन्होंने अपने काल में पेशावर और मथुरा को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर उत्तर मध्य एशिया पर जो है उन्होंने सफलतापूर्वक शासन किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेशावर दूसरा नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि शुंग वंश का संस्थापक कौन हुआ। तो शुंग वंश का संस्थापक होता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के एक राजा थे और वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी और प्रथम राजा के रूप में भी जाने जाते हैं। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य के सेना में मतलब जो है मौर्य साम्राज्य में सेनापति भी थे। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग जो है अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ का वध कर स्वयं को राजा उद्घोषित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से शुंग वंश का स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 79 क्वेश्चन है, नंबर है कि दक्षिण भारत यानी कि तमिल क्षेत्र व बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि किसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तर बेल्लार है, उजवार है, करेशियार है, अधिमई है। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, तो इसको आप बेल्लार के नाम से जानते हैं। तमिल के जो क्षेत्र बड़े जमींदार हुआ करते थे उसको बेल्लार के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था। तो तमिल के क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को कडेशियार के नाम से जानते थे। यहाँ पर तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराने सिक्के को क्या कहा जाता था। सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्का के नाम से जानते थे। आहत सिक्का मतलब कि उसको चोट देकर बनाया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ पर, पटना, थानेसार, भोपाल, मथुरा, यह आपको बताना है कि कहाँ पर, तो यह मथुरा थी, ठीक है। कुषाण वंश के दो राजधानियों उत्तरी भारत में पुरुषपुरा जो कि पेशावर और मथुरा से शासन किया जाता था, ठीक है। और पहली शताब्दी में कुजुला करी फिशियस यानी कि कर फिशियस फर्स्ट ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि बले कोप ब्लैक ओप किसके लिए प्रयुक्त था। नाली, गुसलखाना, कूड़ेदान, इनमें से सभी। तो ब्लैक ओप जो था वो गुसलखाना के लिए भी था, कूड़ेदान के लिए भी था, नाली के लिए, सभी के सभी इसमें थे और यह मौर्य युग में मिलते हैं इसके साक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को करेशियर के रूप में जाना जाता था, बल्कि अभी तो आपने पढ़ा ये गलत है, ये छोटे थे। और तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को बेलार, ये भी उल्टा दे दिया है। बड़े जमींदार होते थे जो उनको बेलार के नाम से और जो छोटे होते थे उसको करेशियर के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है उत्तर इनमें से कोई भी नहीं आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बलेदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार आपको करने हैं। ये बलेदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देते थे, सही है। इस प्रकार का बलेदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर एक नंबर जो है वो सही है, जो कि नाला, नाली, कचरा शौचालय के लिए था। केवल एक इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, केवल एक। देखिए जो कई शहरों में पुरातत्वविदों को बर्तन या जो यहाँ पर बर्तन, चीनी मिट्टी और छल्लों की कतारें मिलती हैं और जो है एक के ऊपर एक व्यवस्थित हुआ करते थे। इन्हें बलेदार कुओं के रूप में भी जाना जाता था और ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल जो है शौचालय, नालियों, कूड़े के ढेर के रूप में भी किया जाता था। ये बलेदार कुएं सामान्य रूप से विशिष्ट घरों में पाए जाते थे, ठीक है, विशिष्ट घरों में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है कि अरी कमे अरिकेमेडु अरिकेमेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी। तो
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बंगाल है, मुंबई है, चेन्नई है, पुडुचेरी है। तो पुडुचेरी इसका उत्तर हो जाएगा। पुडुचेरू चेरी हो जाएगा, पुडुचेरी। अरिकेमेडु जो है आपको पुडुचेरी में एक तटीय बस्ती था जहाँ पर दूर दराज से आने वाले माल के जहाज को यहाँ पर उतारा जाता था। और एक स्थल पर एक विशाल ईंट की संरचना थी जो एक गोदाम हो सकती है, ये भी पाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कि पांड्यों की राजधानी थी, तो पांड्यों की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। एक नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री थे फाहियान, इत्सिंग, हेनसोंग, ये तीनों के तीनों भारत आते हैं। हेनसोंग तो हर्षवर्धन के काल में आता है, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, और इत्सिंग भी जो है 671 से 695 के बीच में ये चीनी यात्री जो है बौद्ध धर्म के संबंध में भारत आता है, और उन्होंने पहले गुप्त शासक के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, इत्सिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था? बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप पूछ रहा है कि क्या था? तो यहाँ पर है महायान, भक्ति, वैष्णववाद और थेरवाद। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा थेरवाद। देखिए, थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारंपरिक शाखाओं में से एक था, और यह जो है मुख्य रूप से थाईलैंड, म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और श्रीलंका, कंबोडिया और लाओस जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाओं में प्रचलित था। थेरवाद जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? बुजुर्गों की शिक्षा। थेरवाद शब्द का अर्थ क्या होता है? बुजुर्गों की शिक्षा। और जो है बुद्ध की मूल शिक्षाओं के संरक्षण पर भी जोर देती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था? सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन हुआ करता था? तो ये कनिष्क था। कनिष्क जो है कुषाण राजा का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा था। ठीक है, शासक था। उनके जो है साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा यानी कि पेशावर थी, और उनका साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान से लेकर मथुरा और कश्मीर तक फैला हुआ था। बुद्धचरितम संस्कृत का महाकाव्य है, और इसके रचयिता अश्वघोष हुआ करते थे। ठीक है, अश्वघोष हुआ करते हैं, और इसकी रचनाकार दूसरी शताब्दी में। इसमें जो है गौतम बुद्ध की जीवन चरित वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 91 नंबर की प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ से आप देखेंगे शब्द का अर्थ से है, किससे है? तो समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहाँ रेशमी वस्त्रों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे, और दूसरा है कि उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कों जहाँ पर शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी, और तीसरा है कि सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था, और चौथा है कि चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारिक यात्रा मार्ग। तो यहाँ पर आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारिक मार्ग। ठीक है, जिसको सिल्क रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 92 नंबर की निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पुहार पांड्यों का बंदरगाह, मदुरै चोलों का बंदरगाह। यहाँ पर आपको सही करना है कि कौन दोनों में से सही है। केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो। तो ये आपका क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, चोल, चेर और पांड्य के पास सत्ता के दो केंद्र थे, एक अंतर्देशीय था और एक तटीय था, और इन 6 शहरों में से 2 महत्वपूर्ण जो थे वो थे पुहार या कावेरीपट्टनम। यह चोलों का बंदरगाह था, और मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। ये आपने अभी तुरंत पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण शासन और कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि उन्होंने पहला है कि उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया, दूसरा है कि अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। आपको इसमें सही चुनना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर उत्तर हो जाएगा एक, दो, दोनों। देखिए, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क, जिसने 1900 साल पहले शासन किया था लगभग, और उन्होंने एक बुद्ध परिषद का आयोजन किया जहाँ बुद्ध जो बहुत ही विद्वान लोग आपस में मिलते और उन पर विचार विमर्श जो है चर्चाएं करते थे। और बुद्ध चरित्र लिखने वाले जो कवि हुए वो अश्वघोष थे, और बुद्ध की जीवनी की रचना इसमें की गई है, और यह जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू उस समय जो है कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे
देखेंगे यहाँ पर 94 नंबर की भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो मौर्य काल के बाद विकसित होने लगी थी। पहला है कि भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद है। दूसरा है कि शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग के अनुसरण कर सकते थे। इसमें नीचे दिए गए में आपको सही विकल्प चुनने हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो और इनमें से उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखिए यहाँ पर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें उत्तर जो है हो जाएगा केवल एक। देखिए यह वही समय था जब कुछ देवताएं की पूजा जो बाद में हिंदू धर्म की एक केंद्रीय विशेषताएं बन गई को महत्व मिलता है, जिसमें शिव, विष्णु जैसे देवताओं और दुर्गा जैसी देवी भी शामिल हैं। ठीक है, और इन देवताओं की पूजा भक्ति के माध्यम से की जाती थी। भक्ति एक ऐसी अवधारणा थी जो है इस समय बहुत लोकप्रिय हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक नंबर सिर्फ। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे? चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे कालिदास। यहाँ पर तुलसीदास है, कबीरदास है और कौटिल्य थे। वो कौन थे? कालिदास थे। कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे जो कि विक्रमादित्य के नाम से विख्यात थे। ठीक है, कौन? तो चंद्रगुप्त। और उनकी रचनाओं में जो है प्रेम, प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी प्रमुख कृति कौन कौन सा है? मेघ दूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित जो है किसके द्वारा लिखी गई, किसने लिखी है? तो हर्षचरित लिखने वाले कौन होते हैं? तो बाण भट्ट होते हैं, हरिसेन होते हैं, कालिदास या आर्यभट्ट होते हैं। तो जो है इसको लिखने वाले होते हैं बाण भट्ट। हर्षचरित जो है कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई है और बाण भट्ट द्वारा संस्कृत में इसकी रचना की गई है। और हर्षचरित जो है संस्कृत में पहली ऐतिहासिक जीवन के रूप में शामिल है। हालांकि एक जो है यह अलंकारिक और काल्पनिक शैली में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो है हरिसेन हुआ करते थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि बाणभट्ट, चाणक्य और हरिसेन में यहाँ पर तीसरा नंबर आपको हरिसेन देखने को मिल रहा है। हरिसेन जो है संस्कृत के कवि थे और जो है यह कथाकार थे और सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अभी तो आपने पढ़ा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन हुआ करता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का यह पुत्र था और इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? तो देखिए समुद्रगुप्त के सामने जो है 12 जो है शासकों ने समर्पण किया था। ठीक है, दक्षिणापथ के 12 शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर से शासन करने की अनुमति दी गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। और समुद्रगुप्त जो है प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य का एक शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। दूसरा है कि बाणभट्ट ने बुद्धचरित को प्राकृत भाषा में लिखा। ये आपको पहले भी हमने बताया। देखिए केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपको? तो उत्तर हो जाएगा केवल एक। संस्कृत में नहीं, ये प्राकृत में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखे गए थे। देखिए लगभग 1400 साल पहले जो है हर्षवर्धन का एक महत्वपूर्ण दरबारी कवि बाणभट्ट जो कि हर्षचरित नामक पुस्तक लिखता है, उसकी जीवनी लिखता है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्राचीन भारत में सार्थवाह का अर्थ था। सार्थवाह का अर्थ क्या होता था? तो सार्थवाह का अर्थ होता था व्यापारी का समूह का नेता, व्यापारी समूह का नेता। दूसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा उत्तर कि इसमें जो स्थानीय प्रशासन की जो बातें जो होते थे लोग, उनमें जो श्रेष्ठ होते थे, उनमें जो नगर श्रेष्ठ होते थे, जो मुख्य रूप से बैंकर, शहर के व्यापारियों का समूह को आप सार्थवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और प्रथम कुलिका या मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों का लिपियों के प्रमुख यहाँ पर शामिल हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि शिल्पादिकारम की रचना किनके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? इलांगो आडिगर के द्वारा। चौथा नंबर में इसमें उत्तर है, इनके द्वारा जो है किया जाता है। ये तमिल साहित्य है। ठीक है, ये तमिल साहित्य है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती है? प्रदक्षिणा के पत्र के पथ के प्रदक्षिणा पथ के जो चारों ओर रेलिंग लगी होती थी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आप वेदिका कहते हैं, प्रदक्षिणा कहते हैं, रेलिंग कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहते हैं वेदिका। देखिए इष्ट देव की मूर्ति या कहीं-कहीं देवा देवायतन के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमना जिसमें देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। और प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी जो रेलिंग होती थी उसको वेदिका के नाम से जानते हैं, वेदिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो कुतुब मीनार आप जानते हैं आगरा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली या वाराणसी। कहाँ पर है कुतुब मीनार? तो ये दिल्ली में है। कुतुब मीनार एक धरोहर है, विजय मीनार इसको कहते हैं और जो कुतुब परिसर के जो है हिस्सा है और यह जो है नई दिल्ली भारत के मेहरौली क्षेत्र में है और यूनेस्को का विश्व धरोहर के रूप में भी इसको जानते हैं, विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मेघदूत की रचना किनके द्वारा की जाती है? तो यह कालिदास के द्वारा किया जाता है। मेघदूत की रचना जो है किनके द्वारा? संस्कृत कवि नाटककार के रूप में भी जानते हैं इनको, कालिदास को। तो ये तीसरा नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी? स्त्रियों को, शूद्रों को, क्षत्रियों को? तो यहाँ पर जो स्त्री थी और शूद्र थी इनको पढ़ने की अनुमति वेद की अनुमति नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है चौथा नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेकलई किसके द्वारा रचित था? तो मणि मेकलई किनके द्वारा रचित होता है? इलांगो कुछ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, सतनार के द्वारा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए मणि मेकलई एक अन्य महत्वपूर्ण तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जो है सतनार के द्वारा की जाती है। तीसरा नंबर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सतनार के द्वारा 1400 वर्ष पूर्व जो है इसकी रचना होती है। इसमें जो है कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी का वर्णन है और यह सुंदर रचना कई शताब्दियों तक के लिए विद्वानों की नजरों से ओझल रही जब तक कि उनकी पांडुलिपियों को लगभग 100 साल पहले फिर से खोज नहीं लिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आयुर्वेद स्वास्थ्य और विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसकी विकास प्राचीन भारत में हुआ। इसमें जो कथन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एकदम सही है। और सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का जो है विस्तृत वर्णन किया है। इसमें आपको उत्तर खोजना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक, दो, इनमें से कोई भी नहीं। तो उत्तर केवल एक, दो नहीं, केवल हो जाएगा इसमें एक, दो, दोनों हो जाएगा, ठीक है। आयुर्वेद के स्वास्थ्य विज्ञान का एक प्रसिद्ध तंत्र है जिसका विकास जो है प्राचीन भारत में हुआ था। आयुर्वेद में जो है दो महान चिकित्सक हुए, एक चरक हुए, दूसरे सुश्रुत हुए। एक चरक जो है प्रथम दूसरी शताब्दी में हुए और सुश्रुत जो है चौथी ईस्वी में हुए। चरक द्वारा रचित जो है चरक संहिता चिकित्सा पर लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तक है और सुश्रुत ने अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सर्जिकल प्रक्रियाओं के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। तो देखिए इस प्रकार से आपने 108 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 6 के थे हिस्ट्री के, वह आपने देखा। आगे जो क्लास 7 है उसको हम देखेंगे। क्लास 7 में जितने भी अध्याय हैं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम एक वीडियो में कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।